कि मैं वो आपको टिप्स बताऊं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सेटलमेंट करने से आपके सिबिल स्कोर पे खराब असर पड़ेगा। बैंक आपको ब्लैक लिस्ट कर सकता है और आपको फ्यूचर में लोन्स मिलने में दिक्कतें हो सकती हैं। और एज ए गुड सिटीजन हमें कोशिश करनी ही चाहिए कि बैंक से हमने जो पैसा लिया है वो हम उसे पे करें। ये हमारी लीगल लायबिलिटी भी है और हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। खैर, जिंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती जैसे हमने प्लानिंग की होती है। सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। फिनेंशियल प्लानिंग पर भी यही बात लागू होती है। अब अगर आपके पास 1, 2, 3 या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं और आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो जिससे कि आपको बाहर निकलना संभव दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु फिर भी आपकी इंटेंशंस ऑनेस्ट हैं, आप चाहते हो कि आप बैंक का अगर पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हो तो जितना भी पे कर सकते हैं वो करके सेटल करें। आप अपने आप को डिफॉल्टर नहीं दिखाना चाहते हो और आप नहीं चाहते कि रिकवरी एजेंट्स आपको कंटिन्यूसली परेशान करते रहें, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। हमारी फिनेंशियल सिचुएशन क्या है और हमारे मन में क्या चल रहा है, हम सेटलमेंट क्यों करना चाहते हैं, ये बात तो हमें पता है। पर हमें ये भी पता करने का प्रयास करना पड़ेगा कि बैंक सेटलमेंट क्यों करेगा, वो सेटलमेंट क्यों करना चाहेगा हमसे कम पैसे में। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड तरह का लोन होता है। आपने बैंक को कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी होती, कोई ब्लैंक चेक भी नहीं दे रखे होते। तो अगर क्रेडिट कार्ड का हम पेमेंट नहीं करते हैं बैंक को, तो बैंक हमारे ऊपर चेक बाउंसर केस भी नहीं कर पाता और बैंक हमारी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है तो उसे बेच के भी अपने पैसे वसूल नहीं कर सकता। बैंक के पास सिर्फ सिविल तरीके से रिकवरी करने का ही एकमात्र कानूनी ऑप्शन होता है, जो कि एक लंबा प्रोसेस है। बैंक उस लंबे प्रोसेस को अवॉइड करना चाहता है, इसलिए वो सेटलमेंट करेगा। दूसरा पॉइंट ये है जिसकी वजह से बैंक सेटलमेंट करना चाहेगा। बैंक को समझ में आ जाता है आपका पैटर्न देख के कि भाई ये व्यक्ति कुछ महीनों से मिनिमम पेमेंट पे कर रहा है क्रेडिट कार्ड पे जो मिनिमम ड्यू था, या ये पे ही नहीं कर रहा है। तो बैंक को अंदेशा हो जाता है कि इसकी फिनेंशियल सिचुएशन खराब है और पुरानी कहावत है, भागते चोर की लंगोटी सही। तो बैंक को लगता है कि इससे पहले ये पूरा ही भाग जाए और कुछ भी ना दे, तो अगर ये सेटलमेंट करके कुछ देना चाहता है तो कुछ लेने में ही भलाई है। ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से बैंक सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो सकता है। तीसरा एक कारण ये है कि बैंक मल्टीपल तरह के बिजनेस करता है। बैंक क्रेडिट कार्ड भी देता है, होम लोन भी देता है, कार लोन भी देता है। बैंक के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं अलग अलग। तो बैंक जब क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करता है, उसे पता है कि मैं क्रेडिट कार्ड बांटूंगा लोगों को, वो उस पर खर्चा करेंगे, तो ये एक हाई रिस्क बिजनेस है। बैंक को पता है, इस बात का शुरू से ही पता है। तो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या बैंक कोई बिजनेस कर रहा है तो उसने एक प्रोविज़न बना के रखा होता है। उसे पता होता है कि अगर मैंने इतने क्रेडिट कार्ड बांट दिए तो इतने लोग उसमें डिफ़ॉल्ट करेंगे, इतने मेरा पैसा लेके भाग जाएंगे, इतने से मैं सेटलमेंट कर लूँगा, इतने लोग मेरा पूरा का पूरा पैसा दे देंगे। तो वो प्रोविजनिंग ऑलरेडी होती है बैंक के दिमाग में, बैंक की बैलेंस शीट में, बैंक की मैनेजमेंट के दिमाग में। इसलिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमें क्रेडिट कार्ड्स को सेटल करना पड़े, बजाय इसके कि वो एक हाई आउटस्टैंडिंग एनपीए के तौर पे उनकी बैलेंस शीट में दिखाई दे, जिससे कि उनके शेयर प्राइस पे भी असर पड़ सकता है, मैनेजमेंट पे भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है और कलेक्शन के ऊपर प्रेशर आ सकता है। आइए अब कुछ स्ट्रेटजीज और टिप्स की बातें करते हैं जिससे शायद सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी बन सके आपके फेवर में। पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको बैंक का, अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल मिनिमम भी पे कर रहे हो, तो अगर सेटलमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से बात करूं तो वो मिनिमम पेमेंट करना भी आपको बंद कर देना चाहिए और कम से कम 6 महीने तक आपको क्रेडिट कार्ड में ना तो कोई एक्सपेंडिचर करना चाहिए, उसको यूज़ भी नहीं करना चाहिए और उसमें मिनिमम पेमेंट ड्यू भी नहीं देनी चाहिए, ताकि बैंक को, लेंडर को ये यकीन हो जाए कि आपकी फिनेंशियल सिचुएशन ख़राब है और आपके पास देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है और ऐसा लग रहा है कि आप पूरे पैसे नहीं दोगे बैंक के। बैंक के मन में ये डर जब तक नहीं आएगा तब तक सेटलमेंट का ऑप्शन पे आपकी बात नहीं बनेगी। आप दोनों काम नहीं कर सकते कि एक तरफ तो जब आपके क्रेडिट कार्ड बिल की स्टेटमेंट देखी जा रही है तो
तो उसमें आपने लेविशली पैसा खर्च किया हुआ है, बढ़िया बढ़िया कपड़ों पे, परफ्यूम में, रेस्टोरेंट्स में, खाने पीने में, और दूसरी तरफ आप बैंक को ये कह रहे हो कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी तो नौकरी चली गई, मेरी सैलरी कम हो गई, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मैं तो बीमार हो गया, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, मैं पैसे कहाँ से पे करूँ। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। नेक्स्ट आपको ये करना है कि आपको जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उस बैंक से संपर्क करना है, उसके कस्टमर केयर पर या ईमेल के माध्यम से या बैंक में विजिट करके, और जो कंसर्न्ड अधिकारी है क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में, उस अधिकारी तक पहुंच के उससे बात करनी है। उसको ये समझाना है ईमेल के माध्यम से या पर्सनली कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसकी वजह से ये जो आउटस्टैंडिंग बिल है ये शायद मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। और शुरू में आपको डायरेक्ट सेटलमेंट की बात नहीं करनी, आपको शुरू में उसे दूसरे अन्य ऑप्शंस देने हैं। जैसे कि आपको ये कहना है कि मैं ये क्रेडिट कार्ड का इतना बिल नहीं दे पाऊँगा, आप जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे से चार्ज कर रहे हो, मान लो वो 36% चार्ज कर रहे हैं, तो आपको कहना है कि इसे रिड्यूस करके 12% कर दीजिए, या आप इसकी EMIs बना दीजिए आउटस्टैंडिंग की। अगर वो EMI बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं 6 महीने की, तब आप बोलिए मैं नहीं दे पाऊँगा 6 महीने में, मुझे तो कम से कम 3 साल की EMI चाहिए। इस तरह आपको उन्हें इधर उधर थोड़ा सा घुमाना है और कुछ ऑप्शंस देने हैं। आपको सीधे सेटलमेंट की बात नहीं करनी, अपनी मजबूरी बतानी है, पर कुछ अन्य ऑप्शंस बैंक के सामने रख के डिस्कशन को इनिशिएट करना है। उसके बाद आपको बैंक को ये भी बताना है कि आपके ऊपर सिर्फ एक ही देनदारी नहीं है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग मेरे ऊपर पेंडिंग है, मेरे सर पे और भी कई तरह के लोन हैं। मैंने कार लोन भी ले रखा है, मैंने 4 क्रेडिट कार्ड और भी ले रखे हैं, मैंने पर्सनल लोन भी ले रखा है, मैंने प्राइवेट रिश्तेदारों से पैसे भी ले रखे हैं। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सबके पैसे चुकता कर पाऊँ। हाँ, मुझे कहीं से थोड़ा बोनस मिला है, थोड़ी मेरी सेविंग है, एक अद्धी मेरी FD है, एक LIC पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, उससे मेरे पास लगभग इतने रुपए आएंगे। लेकिन मेरे पास जो रुपए आएंगे वो बहुत ही थोड़े हैं वर्सेस जो कर्जा मेरे सर के ऊपर है। तो उसमें मैं सभी लोगों से बात कर रहा हूँ जो मुझे बढ़िया ऑफर दे देगा, मेरी नीयत अभी भी साफ है, मैं उसका लोन सेटल कर दूंगा। तो बैंक को आपकी बात सुन के ऐसा एहसास होना चाहिए कि इसके पास थोड़े से पैसे हैं, और अगर हमने इसको सेटलमेंट का ऑफर देने में देर करी तो ये थोड़े से पैसे भी ये शायद कहीं और दे देगा और हमें ये भी ना मिले फिर उसके बाद। इसी तरह एज ए स्ट्रेटजी सेटलमेंट प्रोसेस में बैंक को थोड़ा भय दिखाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि मेरी तो दूसरे कंट्री में बात चल रही है, दुबई में बात चल रही है, कहीं पे भी बात चल रही है, और शायद मैं जॉब के लिए वहाँ चला जाऊँगा, या मैं इंडिया से बाहर जाना चाह रहा हूँ विदेश किसी कामकाज के सिलसिले में, हो सकता है मैं 1 साल तक वापस ना लौटूं, इसलिए मैंने सोचा जाने से पहले मैं आपसे सेटलमेंट की बातें करके इस लोन को सेटलमेंट कर दूं, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि मैं आपका पैसा भी ना दिए ही भाग गया। एज ए स्ट्रेटजी इस प्रकार आपको अपने फ्यूचर के बारे में और भी ज़्यादा नेगेटिव सिनेरियो बैंक को दिखाना है। आपको ये दिखाना है वर्तमान हालत तो ख़राब है ही, लेकिन जो मेरा आने वाला फ्यूचर है उसमें ऐसा नहीं है कि मेरी सैलरी बढ़ जाएगी या मेरा बिजनेस रिवाइव हो जाएगा। जो आज हालात हैं उससे भी ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं, इसलिए जो दे रहा हूँ वो आप ले लीजिए। ऐसा सिनेरियो बैंक के सामने आपको एज ए स्ट्रेटजी पेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आता है, और जो लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कि सर सेटलमेंट कितने % में हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया देना है किसी बैंक का टोटल आउटस्टैंडिंग सब ब्याज मिला के, तो बैंक कितने में मान जाएगा। देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बैंक आपकी सेटलमेंट और ये सारी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज और टिप्स के जाल में फंसे और मान ही जाए। बैंक आपके ऊपर लीगल कार्रवाई कानूनी रूप से इनिशिएट कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना ही चाहते हैं तो एज ए स्ट्रेटजी, एज ए नेगोशिएशन टिप, मेरा पर्सनल सुझाव ये है कि जितना टोटल आउटस्टैंडिंग आपका बैंक मांग रहा है आज की तारीख में, आप उसके लगभग 20% के आसपास से अपनी बात करना शुरू कीजिए। अगर लाख रुपए आपको देने हैं विद ब्याज, तो आप कहिए कि मेरे पास 20-1000 रुपये हैं जो मैं दे सकता हूँ। तो नेचुरली कोई भी जो नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, सेटलमेंट प्रोसेस होता है, वो ऐसा नहीं होता कि आज आपने कुछ कहा सामने वाले ने मान लिया। परंतु इसमें मेरा सुझाव ये है
कि आप जो ऑफर दे रहे हैं उसे डॉक्यूमेंट कीजिए। ऐसा नहीं आपने खाली वर्बली बोल दिया, आप उनको मेल भेजिए बाकायदा। उस मेल में लिखिए कि मैं वन टाइम सेटलमेंट ऑफर दे रहा हूँ, अगर आपको लमसम पैसे चाहिए तो मैं 20,000 रुपये दे सकता हूँ, मैं इसमें सेटल कर सकता हूँ। उनके कस्टमर केयर पे भेजिए, कंसर्न ऑफिसर को भेजिए, नोडल ऑफिसर को भेजिए, अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दीजिए फर्स्ट मूव फर्स्ट ऑफर देकर। अगर फाइनली आपकी कुछ सेटलमेंट फिगर पे बात बन जाती है, जो कि मेरे ख्याल से आइडियली लगभग 50% के आसपास होनी चाहिए, बाकी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कहा नहीं जा सकता कि कितने परसेंट में सेटल होगा, डिपेंड करता है कितना लोन आउटस्टैंडिंग था, कितने साल से आप उसे नहीं पे कर रहे थे, बैंक कितना अग्रेसिव है उस लोन के बारे में, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको कितनी जल्दी है वो लोन सेटलमेंट करने की, आप कितना परेशान हो रहे हो, बैंक कितना परेशान हो रहा है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको रकम ज़्यादा देनी पड़ेगी या कम में काम छूट जाएगा। लेकिन अगर बैंक सेटलमेंट के लिए रेडी हो ही जाए, तब आपको सेटलमेंट की जो शर्तें हैं वो उनसे ईमेल पे मंगवानी है या उनके लेटर हेड पर लिख कर लेनी है। आपको सीधा जाके वो पैसे नहीं दे देने, क्योंकि कुछ स्थितियों में ऐसा भी देखा गया है कि बैंक सेटलमेंट की बातें करके वो पैसे तो ले ही लेगा आपसे, और बैलेंस पैसे के लिए फिर किसी रिकवरी एजेंसी को ठेका दे देगा और वो फिर से आपके पीछे लग जाएंगे। तो ऐसा ना हो और आप फ्यूचर में परेशान ना हो, इसलिए आपको बैंक से सेटलमेंट की टर्म्स राइटिंग में लेनी है। सेटलमेंट में एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी होती है, वो है डिले टैक्टिक्स। आप जितना डिले करेंगे सेटलमेंट को करना, उतने ज़्यादा सेटलमेंट होने के चांस आपके फेवर में बढ़ेंगे। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2-4-6 महीने में बैंक सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाएगा, हो भी सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है, परंतु आपको चीज़ें अपने एंड से डिले करनी है, स्लो चलना है, बैंक से कम्युनिकेशन रखना है, ऑफ़र उनको देनी है, वहाँ से जो काउंटर ऑफ़र आएगी उस पर थोड़ा ठंडे होके शांत होके बैठ जाना है, इमीडिएटली डिस्कशन नहीं करनी है। तो बैंक आपको तरह तरह की डराने की कोशिश कर सकता है, रिकवरी एजेंट्स आपसे ख़राब लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, देर सवेर आपके घर आ सकते हैं, आपको लीगल नोटिस भेजे जा सकते हैं, आपको कोर्ट में घसीटने की धमकी दी जा सकती है, आपको पुलिस की धमकी दी जा सकती है। तो आपको इन धमकियों से डरना नहीं है। कानूनी मैटर है तो कानूनी तरीके से वो निपट लिए जाएंगे। पुलिस इस तरह के मैटर में आती नहीं है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता, ये सिविल मैटर होता है। रिकवरी एजेंट बदतमीजी करेंगे तो उनसे निपट लिया जाएगा। रिकवरी एजेंट्स को भी आप फ़ोन उठाइए, डरिए मत उनसे, और उनको साफ साफ बता दीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, और आपने कंसर्न्ड बैंक को, उनके कंसर्न्ड ऑफिसर को ऑलरेडी मेल डाल रखी है और सेटलमेंट ऑफ़र आपने दे रखा है। फिर भी अगर रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं तो मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि आप रिकवरी एजेंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हो अगर वो आपको तंग कर रहे हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख सकते। कई क्लाइंट्स ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि अगर सेटलमेंट करना है, मेरे ऊपर तो मल्टीपल लोन है, तो मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड पहले सेटलमेंट करूँ, पहले पर्सनल लोन वाले के पैसे दूँ, या 4 क्रेडिट कार्ड हैं तो पहले किस बैंक के पैसे दूँ क्रेडिट कार्ड के, जिस पे कम बिल है वो वाले पैसे दे दूं, या जिस पे हाई आउटस्टैंडिंग है, 10 लाख रुपए है मान लो, किसी पे 1 लाख है, तो पहले 1 लाख वाले को सेटल कर दूं या 10 लाख वाले को हाथ लगाऊं। तो इसमें देखिए 2 तरीके हैं सोचने के इस बात को। एक है लॉजिकल फिनेंशियल तरीका। लॉजिकल फिनेंशियल तरीका तो ये कहता है कि जो बैंक आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, आप पहले उसको सेटल कीजिए। एक बैंक आपसे 36% ब्याज ले रहा है, दूसरा बैंक आपसे 20% ले रहा है, तीसरा बैंक आपसे 15% ले रहा है, चौथा आपसे 8% ले रहा है, तो आप पहले 36% वाले को सेटल कीजिए, क्योंकि आप जितनी देर तक उसका पैसा नहीं दोगे उतनी देर तक वो 36% की रेट से ब्याज लगाएगा और आपका आउटस्टैंडिंग तेजी से ऊपर जाएगा। तो दिमाग और फिनेंशियल प्लानिंग लॉजिक के हिसाब से तो जो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है उसको आपको सबसे पहले अप्रोच करना चाहिए। दूसरा लॉजिक ये है कि जो कि प्रैक्टिकल भी है कि मुझे अगर 5 लोगों के पैसे देने हैं और पैसे मेरे पास किसी 1 या 2 के देने के लिए हैं, तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, जो मुझे ज़्यादा डंडा करेगा, मुझे ज़्यादा परेशान करेगा, ज़्यादा टॉर्चर करेगा, मैं उससे निपटूंगा, बजाय उसके कि जो बिल्कुल शांत बैठा है और मुझे छेड़ ही नहीं रहा, और छेड़ेगा भी या नहीं छेड़ेगा पता नहीं। तो कई बैंक
ये दूसरा लॉजिक है। तीसरा लॉजिक ये है कि कई बैंक जिनका आउटस्टैंडिंग कम होता है वो सोचते हैं छोड़ो यार, 50,000, 60, 70, 80, 90,000 के आउटस्टैंडिंग बिल के लिए क्यों कोर्ट में जाना, क्यों प्रोसेस करना, इतने तो पैसे वकील साहब ले लेंगे। तो बैंक, लेकिन अगर आपका लोन ज़्यादा है तो बैंक कहता है नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, इतना सारा पैसा है, भले ही हमें कोर्ट में केस करना पड़े, हम इससे पैसा रिकवर करके रहेंगे। तो आपको ये सारे फैक्टर एनालाइज करने पड़ेंगे कि कौन सा बैंक आपसे ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, कौन सा बैंक आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, किससे आपने ज़्यादा पैसा ले रखा है, और किससे डिस्कशन करते समय आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, और कितने पैसे हैं एक्चुअली आपके पास और कितने नियर फ्यूचर में आने वाले हैं।